जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। भूगोल वाली खीर बना कर देंगे आपके वीर के एक नए एपिसोड में, जो कि पीईटी स्पेशल क्लास 4 है। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले हमने पीईटी स्पेशल क्लास के एक एपिसोड, दो एपिसोड, तीन एपिसोड यानी पीटी स्पेशल क्लास 1, 2, 3 तीन वीडियो आपके दे चुके हैं। आज यह है चौथा वीडियो और चौथी वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह होगा केवल और केवल पार्ट 1 होगा भैया। अभी यह पार्ट 1 होगा और इसमें हमने समाहित किए हैं टोटल 65 प्रश्न। कितने भैया? टोटल 65 प्रश्न। देखिए 65 प्रश्न शामिल करने के बाद भी अभी यह पार्ट 1 ही है, तो सोच सकते हैं कि नदियों से कितने सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं और कितने सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा स्पेशल का, जो पीटी स्पेशल का पहला, दूसरा, तीसरा है, उन तीनों ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। जो पीटी स्पेशल क्लास 1 है उसमें हमने बात किया है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार तथा भूगर्भिक चट्टानों से बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में। दूसरे में हमने बात किया हिमालय से बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में। तीसरे वीडियो हमने बात किया है प्रायद्वीपीय पठार से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और आज चौथा है जिसमें हम लोग बात करेंगे नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको घंटी आपके यहाँ भी बज जाए और आप लोग आ जाएँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको सूचना दे दें कि कल सुबह 5 बजे यानी 23 सितंबर को सुबह 5 बजे मैं 22 सितंबर और 23 सितंबर दोनों ही दिन के करंट अफेयर को लाइव चलाऊंगा। कितने बजे भैया? सुबह है 5 बजे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम 22 तारीख आज दे नहीं पाए थे आपको करंट, तो आज और कल दोनों का ही एक साथ देंगे, है ना। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है कि अभ्यास से ही आती है पूर्णता। क्या मित्रों? अभ्यास से ही आती है पूर्णता। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, इस लाइन में बड़ी गंभीर लाइन है कि अभ्यास से ही आती है पूर्णता। यदि आप किसी चीज़ में निपुण होना चाहते हैं, किसी चीज़ में पूर्ण होना चाहते हैं, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करते करते अब सोचिए, जैसे आप देखें ना, वो कबीरदास का कौन सा दोहा है कि रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, यानी अभ्यास ही है ना। कई बार रस्सी आती है जाती है जिससे वह पत्थर को भी काट देती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो सफलता आपकी निश्चित है। आपको गिव अप नहीं करना है, बस ध्यान रखिए आपको गिव अप नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की नदियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हिमालयी नदियाँ और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सा भैया? यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला भाग है हिमालयी नदियाँ, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं। दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, यानी जो पूरा दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत। चाहे दक्षिण भारत की नदियाँ कहिए, चाहे आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। तो भारत की नदियों को कितने भाग बांटा गया भैया? एक भाग है हिमालयी नदियाँ, दूसरा भाग है दक्षिणी भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? भैया प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका भी सही उत्तर है 2। प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है भैया? प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। लेकिन भैया जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, देखिए प्रायद्वीपीय नदियों को यहाँ से लेकर हमने बताया था कि भैया यहाँ से लेकर नीचे वाला भाग क्या है? पूरा तटीय है। क्या भैया? पूरा तटीय है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा भारत है ना, भारत के ऐसे इधर समझिए, ऐसे जो हमारा भारत है, भारत के पूरब में क्या है? बंगाल खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो कह रहा है, आपसे प्रश्न यही कह रहा था कि प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? हमने कहा 2 भागों में बांटा गया है। एक है भैया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, और एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, ठीक है भैया। क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है? बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो भैया इसका सीधा सा उत्तर है गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। आप कहेंगे पूर्ववर्ती नदी का मतलब, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय के निर्माण, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई बार बता चुके हैं। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, उत्थान हो रहा था, हिमालय के उत्थान से पहले की सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था ना, तब से प्रवाहित हो रही हैं, यानी इसके पहले से प्रवाहित हो रही हैं ना। तो भैया ये तीनों नदियाँ क्या हो जाती है? पूर्ववर्ती नदियाँ। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, परिभाषा अगर देना चाहते हैं तो ऐसे दे लेंगे कि ऐसी नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और ये जो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी है ना भैया, देखिए जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिंधु प्रवाहित होती है, यहाँ से लेके यहाँ से सतलज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रह्मपुत्र है। तो भैया जहाँ जहाँ से प्रवाहित हो रहे थे पहले, अभी भी वहीं से प्रवाहित होते हैं। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया, ये हिमालय को अपने रास्ते से काटते गए, हटाते गए। तो जहाँ पर आज ये प्रवाहित होते हैं और जहाँ पर ये हिमालय को काटे हुए हैं, वहाँ पर गार्ज का निर्माण हो गया है, खड्ड का निर्माण हो गया भैया, खड़ी खड्डों का निर्माण हो गया है। और इन खड़े खड्डों को क्या कहते हैं हम लोग? गार्ज कहते हैं। यानी सिंधु नदी के द्वारा क्या बनाया गया है? सिंधु गार्ज। सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है सीपकिला गार्ज। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है कोरबा गार्ज। ठीक है, ये गार्ज क्या होता है भैया? खड्ड होते हैं ना, खड़े खड्ड होते हैं। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है आज का। चौथा प्रश्न कर रहा है कि भैया निम्न में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण नहीं करती है? इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा तो भैया गार्ज का निर्माण नहीं करती है, जबकि सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। आगे देखिए भैया, हमने इसको भी शामिल कर दिया प्रश्नों में कि निम्न में कौन सा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है? भैया ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कोरबा गार्ज बनाया गया है, जबकि सिपकिला गार्ज किसके द्वारा बनाया जाता है? सतलज नदी के द्वारा। और सिंधु गार्ज सिंधु नदी के द्वारा। ठीक है, ये सिपकिला गार्ज किस राज्य में भैया? हिमाचल प्रदेश राज्य में। सिंधु गार्ज सिंधु नदी में कश्मीर में। और कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है, जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है, ठीक उसी के पास क्या भैया? कोरबा गार्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सी नदी टेथिस सागर में नहीं गिरती थी? भैया ये जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी भैया दक्षिण की नदियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकलती गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार से निकल जाती है। तो भैया जो गोदावरी नदी है टेथिस सागर में नहीं गिरती थी। टेथिस सागर देखिए हिमालय का निर्माण ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, आज जहाँ हिमालय है पहले वहाँ क्या था? टेथिस सागर था। तो भैया ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ है, ऊपर की नदियाँ हैं, ये ऊपर जाके गिरती थी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली नदियाँ ये ऐसे जाके गिरती थी, और इधर से कुछ नदियाँ आकर के टेथिस सागर में गिरती थी। तो भैया टेथिस सागर में कौन कौन सी नदी गिर सकती है? देखिए आपका ये जो कौन है भैया? चंबल, बेतवा, सोन, ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलते हुए ऐसे गिर जाती थी इसमें। और इधर से क्या आता था भैया? आपको पता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक, इसके अलावा ढेर सारी नदियाँ हैं, जैसे आपका रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी है ना। ये सारी नदियाँ कैसी भैया? टेथिस सागर में गिरने वाली नदियाँ थी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? टेथिस सागर में गिरने वाली नदियाँ। अच्छा, टेथिस सागर को टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा भैया? गोदावरी। यानी गोदावरी टेथिस सागर में अपना जल नहीं गिराती थी। ठीक है, अब तो टेथिस सागर के स्थान पर क्या हो गया है? हिमालय हो गया है। आइए आगे बात करते हैं सातवां प्रश्न की। सातवां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी भैया कई बार पूछा है, कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील से। लेकिन अच्छा, कभी अगर अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछ दे कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपका उत्तर होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भैया चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तो निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। भैया हाँ, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन वहीं से सिंधु नदी भी निकलती है। ठीक है, किताबों में यही दिया है कि सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन हालांकि वैसा प्रश्न पूछा नहीं गया, केवल विवादों की वजह से ही, है ना। पूछा क्या गया है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो आयोग मानता है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से भैया? मानसरोवर झील से निकलती है। बात करेंगे राकास्थाल, तो राकास्थाल झील से निकलता है सतलज नदी। बात करेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तो यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ तक प्रवाहित होती है। तो भारत में कुछ इसका जो क्षेत्र है केवल ये इतना ही है ना, इतना ही है। बाकी तिब्बत में है और पाकिस्तान में है। तो कह रहा है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? जब कुल लंबाई कहेगा तो इसका उत्तर होगा 3180 किलोमीटर। लेकिन जब कहेगा कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितना है, तो भैया भारत में लंबाई है 11 से 14 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई पूछे तो 3180 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। और आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है? तो इसका सही से उत्तर भैया, सही उत्तर है सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन स्थित है भैया? लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि सिंधु नदी दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। तो किन दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है भैया? लद्दाख और जास्कर। कौन से भैया? लद्दाख और जास्कर। ठीक है, देखिए यहाँ है काराकोरम, इसको हटाते हैं, समझते हैं इसे। यहाँ पर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर भैया, तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से ऐसे गुजरती है कि आपका सिंधु नदी है ना। तो सिंधु नदी कितने श्रेणियों के बीच से गुजरती है? दो श्रेणियों के। कौन सा भैया? लद्दाख और जास्कर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो भैया सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी नहीं है श्योक। देखिए
सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो भैया जब ऐसे प्रवाहित होगा, कुछ ऐसे प्रवाहित होता है, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर भैया अगर आप ही ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर दाहिना तट है और नीचे क्या है, बायां तट है। ऊपर दाहिना तट है और नीचे क्या है, बायां तट है। तो कह रहा है कि सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है भैया, श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु के दाहिने तट से यानी कि ऊपर की तरफ से आकर के मिलती है। क्लियर है, ऊपर की तरफ से आकर के मिलती है। आइए बात करते हैं 12वें प्रश्न की, ठीक है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी सिंधु के तट पर मिलने वाली सहायक नदी नहीं। हालांकि तट कहा है यानी कोई भी तट का नाम नहीं लिया है। देखिए हालांकि यहाँ पर प्रश्न को गलत बनाया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये जो गिलगित है, कोमल है, श्योक है और काबुल। गिलगित, गोमल, श्योक और काबुल, ये चारों की चारों नदियाँ भैया, ये जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ना, सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलती है। कौन कौन भैया, गिलगित, गोमल, श्योक और काबुल। कहाँ मिलती है, सिंधु के दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। और बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी भैया, बाएं तट पर आके 5 प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती हैं, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी पंचनद नदी में शामिल नहीं है। क्या निम्न में कौन सी नदी पंचनद नदी में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी ना, अभी हमने बताया कि सिंधु नदी में बाएं तरफ से 5 नदियाँ मिलती हैं, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, है ना। ये 5 नदियाँ मिलती हैं किसमें भैया, सिंधु नदी में। तो इन 5 नदियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग, सम्मिलित रूप से कहते हैं भैया, सम्मिलित रूप से कहते हैं पंचनद नदियाँ। क्या कहते हैं, पंचनद नदियाँ। कह रहा है कि पंचनद नदी में शामिल कौन नहीं है, तो भैया सीधी सी बात यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, श्योक नदी शामिल नहीं है, जबकि झेलम, चिनाब, सतलज, राबी और ब्यास, ये 5 नदियाँ किसमें शामिल है, पंचनद में शामिल है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 14वें प्रश्न पर। कह रहा है कि 14वें प्रश्न में कह रहा है पंचनद नदियाँ कितनी नदियों का समूह है, 5 नदियों का समूह भैया। अभी अभी हमने बताया कौन कौन सा, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। भैया जो कावेरी है ना, या सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कावेरी यहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहीं से निकलती है कावेरी नदी। जबकि सतलज, श्योक और काबुल भैया ये सभी सिंधु नदी तंत्र के हिस्सा हैं। आप कहेंगे सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलता है। अगर कोई नदी अकेले प्रवाहित होती है तो हम उसको केवल नदी कहते हैं, लेकिन जब उसी नदी में ढेर सारी नदियाँ दोनों तरफ से आकर के मिलें, और इन जब नदियाँ ढेर सारी मिलती हैं तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भैया, हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की प्रमुख नदी कौन है, तो सिंधु नदी की प्रमुख नदी है, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन है, तो सिंधु नदी ही है। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी में ही सारी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। आगे 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है पंचनद नदियाँ सिंधु नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो पंचनद नदियाँ सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है। कहाँ भैया, ऐसे आता है आपका, पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है। ध्यान रखिएगा, मिठानकोट में मिलने के बाद ये 5 नदियाँ कहाँ अपना मुहाना बनाती है भैया, ये 5 नदियाँ सम्मिलित रूप से सिंधु नदी मिल करके अरब सागर में मुहाना बना लेती है। कहाँ भैया, अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती हैं। ठीक, आगे है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है ब्यास और स्फीति किसकी सहायक नदी है। ब्यास और स्फीति किसकी सहायक नदी है भैया, सतलज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सतलज की सहायक नदी है। कौन भैया, ब्यास और स्फीति। देखिए स्फीति को हमने शामिल किया क्योंकि स्फीति के बारे में पूछा जा चुका है ना। आइए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न कह रहा है झेलम और रावी किसकी सहायक नदी है। झेलम और रावी किसकी सहायक नदी है, तो भैया झेलम और रावी है चिनाब की सहायक नदी। देखिए चिनाब ऐसे लिखा जाता है, हालांकि मेरे भाई ने पीटी बनाया थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, चिनाब ऐसे लिखा जाता है ना। झेलम और रावी किसकी सहायक नदी है, तो झेलम और रावी है भैया चिनाब की सहायक नदी। किसकी, चिनाब की सहायक नदी है। आइए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से, है ना। ये भैया शेषनाग झील है कहाँ, यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक, शेषनाग, बेरीनाग और नागिन, ठीक है, जितने नाग नागिन वाले नाम आए उन सभी झीलों का भैया वो सारे के सारे झील कहाँ हैं, किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो राकास्थल भी है, राकास्थल से कौन सी नदी निकलती है, हमने बताया सतलज नदी। ठीक है, कह रहा है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, इसको भी पूछा गया है। ये है भैया झेलम की सहायक नदी। किसकी, झेलम की सहायक नदी। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सी नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है, यानी ऐसे प्रवाहित होती है ना, विसर्पण करते हुए, तो इसका भी सही उत्तर है झेलम नदी। ठीक, झेलम नदी
कश्मीर में विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है और कश्मीर में यह करेवा मिट्टी के निर्माण करती है। कौन सी भैया? करेवा मिट्टी के निर्माण करती है। इस करेवा मिट्टी में भैया केसर की खेती की जाती है। किसकी? केसर की खेती की जाती है, जो कि कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है ना। और किस नदी के घाटी में होता है भैया? झेलम नदी के ना, यानी जब झेलम नदी जाती है तो वहाँ पे करेवा मिट्टी का निर्माण करती है और इसी करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है। आइए आगे बात करते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप से होता है? चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप से होता है? तो भैया चिनाब नदी का उद्गम ना बड़ा लाचा दर्रे के समीप से होता है। कहाँ से भैया? बड़ा लाचा दर्रे के समीप से होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर मैंने जो तीनों का तीनों नाम लिया है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और शिवकिला, ये तीनों ही किस राज्य में भैया? ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो आपसे पूछा, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, सॉरी किस दर्रे से होता है? तो किस दर्रे से होता है? बड़ा लाचा दर्रे से। अगर पूछ दे किस राज्य से होता है तो हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भैया 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी चंद्रा एवं भागा, क्या भैया? चंद्रा एवं भागा नामक सरिताओं के मिलने से हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है? ध्यान रखिएगा, इसका भी सही उत्तर है चिनाब। ठीक, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे के समीप से निकलती है। तो बड़ा लाचा दर्रे के समीप से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा नाम से और भागा नाम से। जब ये चंद्रा और भागा ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये आपस में ये मिल करके इनका नाम क्या हो जाता है? चंद्रभागा नाम हो जाता है। अच्छा, चंद्रभागा इनका नाम कब तक रहता है? जब तक ये हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, तभी तक इनका नाम क्या है? चंद्रभागा है। या फिर आपसे भविष्य में ऐसे प्रश्न पूछ ले कि चंद्रभागा किस नदी का अन्य नाम है? तो चिनाब नदी का है। या आपसे पूछ ले कि चिनाब नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है कि सिंधु नदी के विशालतम सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी का विशालतम सहायक नदी कौन सा है भैया? तो चिनाब ही क्या है? सिंधु नदी का विशालतम सहायक नदी है। देखिए अभी मैं किताब में देख रहा था, इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं देख रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, मुझे थोड़ा डाउट होता है, हम सोचे कि देख लें। बहुत सारे लोग कहते हैं चिनाब नदी सतलज में मिल जाती है, बहुत सारे कहते हैं सतलज चिनाब मिल जाती है। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ किताब में भी उलझाऊ सा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो गूगल का क्या, वैसे भी मुझे पता था, गूगल पे एक बार कन्फर्मेशन के लिए मैंने देखा कि भैया सिंधु की विशालतम सहायक नदी क्या है, तो भैया सिंधु की विशालतम सहायक नदी मिला हमको चिनाब। ठीक है, और आयोग भी चिनाब को ही मानता है, तो आपको भी चिनाब को ही मानना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? देखिए यहाँ चुनाव कर दिया है, चुनाव नहीं रहेगा भैया, चिनाब रहेगा। क्या रहेगा? चिनाब रहेगा। तो कह रहा है कि निम्न में कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? भैया चिनाब नदी पर टिहरी बांध परियोजना नहीं है। कौन सा? टिहरी बांध परियोजना नहीं है। देखिए टिहरी बांध परियोजना का नया नाम है राम तीर्थ सागर बांध, यानी टिहरी परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और बाकी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके हैं सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये तीनों ही परियोजनाएं किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। किस नदी पर भैया? चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस राज्य में भैया? जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए दोस्तों, पिछली बार जो पीईटी हुआ था इन्हीं तीनों में से एक प्रश्न था। अब बताइए, आप लोग बताइए कि इन तीनों में से किस परियोजना के बारे में पिछली बार पीटी परीक्षा में पूछा था, ये आपको बताना है। यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कह रहा है कि अटल सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो भैया अटल सेतु भी बनाया गया है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर ही बनाया गया है अटल सेतु। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न कह रहा है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो भैया पहली बात तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। लेकिन भैया देखिए, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ थी जो बाएं तरफ से मिल रही थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन पांचों नदियों का पुराना नाम अलग अलग है। ठीक, जैसे सतलज का हमने बता दिया सतुद्री। ठीक है, झेलम का क्या होता है? बितस्ता होता है। झेलम का बितस्ता होता है भैया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, झेलम का बितस्ता होता है। ठीक, झेलम। चिनाब का होता है अस्किनी, और भैया ब्यास का होता है बिपाशा, रावी का होता है पड़ूसरी, सतलज का होता है सतुद्री। ठीक है, ये पांचों नदियों का अलग अलग नाम है। फिर से सुन लीजिए, झेलम का होता है झेलम का बितस्ता, चिनाब का अस्किनी, ब्यास का बिपाशा, रावी का परुसड़ी और सतलज का सतुद्री होता है। ठीक है, आइए 28वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है हमसे कि रावी नदी का उद्गम किस दर्रे के समीप से होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है भैया रोहतांग दर्रे के समीप से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। ठीक है भैया, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कन्फर्म करना चाहता हूँ कि जैसे रावी नदी है
इसके पहले आपने क्या पढ़ लिया, झेलम भी पढ़ लिया, चिनाब भी पढ़ लिया, रावी पढ़ लिया ना। इसी के बाद आएगा ब्यास। तो जो झेलम नदी है वह जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। लेकिन चिनाब और रावी और ब्यास ये 3 नदियाँ कहाँ से निकलती है भैया? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, है ना। चिनाब निकलता है बड़ा लाचा दर्रे के समीप से, और रावी निकलता है कहाँ से भैया? रावी निकलता है रोहतांग दर्रे के समीप से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। कह रहा है कि ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? तो भैया ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। कौन सी भैया? ब्यास नदी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न कह रहा है भैया कि निम्न में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है? निम्न में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है? तो भैया देखिए, अभी हमने बताया कि चिनाब, रावी और ब्यास ये तीनों ही कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जबकि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर राज्य के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर राज्य के शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है भैया, अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे एनर्जी मिलता है ना। एनर्जी का स्रोत है आपका जो कमेंट है, ये हमारी एनर्जी का स्रोत है जो हमको काम करने के लिए प्रेरणा देता है, आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न पर। 31वां प्रश्न कह रहा है सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो भैया सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अगर बात करेंगे टिहरी परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पर, और सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर। अभी मैंने बताया आपको। ठीक, आइए 32वें प्रश्न पर आते हैं। 32वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है? निम्न में किस नदी से, नदी ने ग्लेशियर, निम्न में किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है? तो किस ग्लेशियर से भैया? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, किस ग्लेशियर से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। यहाँ पर 2 ग्लेशियर और है, जेमू ग्लेशियर। भैया जेमू ग्लेशियर कहाँ है? यहाँ सिक्किम राज्य है ना, तो सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर से जेमू ग्लेशियर है जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। और भैया गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? यह उत्तराखंड में, जहाँ से क्या निकलता है? गंगा नदी होता है ना, गंगा नदी उद्गमित होती है। आगे 33वां प्रश्न कह रहा है निम्न में किस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं? तो भैया इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो। देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ तिब्बत में इस प्रकार से ऐसे निकलती है ना, यहाँ मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसे निकलती है ऊपर अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। देखिए जब ये निकलती है तिब्बत में रहती है ना, तब इसका नाम होता है सांगपो। लेकिन जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश बाद प्रवेश करती है असम में, तो असम में हो जाता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है असम में, है ना। यानी कि ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहते हैं। और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और यहाँ सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है तीस्ता, और तीस्ता नदी आके जम्मू कहाँ से मिलती है? किससे मिल जाती है भैया? जमुना से मिल जाती है। और इसी जमुना में यहाँ उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी आती है और जमुना मिल जाती है। ठीक है, यानी गंगा नदी और जमुना जब आपस में मिलती है, देखिए ये जो गंगा नदी यहाँ निकल रही है ना, वहाँ पूरा जमुना मिलने से पहले इसकी एक धारा निकल जाती है बाहर, जिसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। जब ये धारा बाहर निकलती है फिर इसको आगे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपको भागीरथी मिलेगा, कई बार गंगा मिलेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। गंगा नदी और जमुना नदी ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो पद्मा नदी का निर्माण होता है। किस नदी का? पद्मा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो भैया तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और भैया बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम जानते हैं? तो अभी भी बताया भैया, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, सांगपो तिब्बत में कहते हैं, जमुना बांग्लादेश में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं। आगे है किस दर्रे से, दर नहीं रहेगा दर्रे रहेगा ना, दर्रे रहेगा, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है यांग्याप दर्रा। ठीक है, जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है, यहाँ से ये ऐसे, तो जिस दर्रे से प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम क्या भैया? यांग्याप दर्रा है। क्या है? यांग्याप दर्रा है। आइए आगे बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य से गुजरती है? अच्छा एक मिनट, जो बोमडिला दर्रा यहाँ पर कहाँ गया? 2 और है ना, कौन कौन सा? दिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा। यहाँ चदर्रा लिख दिया है, चदर्रा लिख दिया है, थोड़ा सा गलती कर दिया मेरा भाई, है ना। खैर कोई बात नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको सही लिखा है ना। ठीक, देखिए कह रहा है कि यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा से तो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश, और आपका है दिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है ना, किस राज्य में है, जरा बताएं आप लोग कमेंट करके, फटाफट बताएं। तो
आगे है, देखिए अभी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिए एकदम, लाइक वाला बटन तोड़ मरोड़ दीजिए। अगर होता तो उसको उचार फुचार की तरफ फेंक पा देते हैं, हम खुद ही फेंक देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा। 36वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य से गुजरती है। अरे भाई आप भी दबा दो लाइक वाला बटन, है ना। 36वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य से गुजरती है ना। तो भैया ब्रह्मपुत्र भारत के ए और बी दोनों राज्यों से गुजरती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों से गुजरती है। कितने? दोनों ही राज्यों से। अगर आपसे ये पूछे कि ब्रह्मपुत्र कितने राज्य से गुजरती है तो इसका सही उत्तर होता है 2। कितना भैया? 2 ही राज्य से गुजरती है और दोनों का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न पर। 37वां प्रश्न कह रहा है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। भैया माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई भूभाग है ना, जाले से मान लेते हैं हम लोग, ये कोई भूभाग है और इस भूभाग के तरफ चारों तरफ, ये इस भूभाग के चारों तरफ क्या होता है? यदि पानी होता है तो हम कहते हैं भूभाग क्या है भैया? एक द्वीप है ना। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में एक द्वीप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? माजुली द्वीप कहते हैं। अब तो माजुली द्वीप को जिला का भी संज्ञा दे दिया गया है, माजुली जिला, है ना। ध्यान रखिएगा, जो माजुली द्वीप है अगर आपसे पूछे भैया किस नदी में, तो ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर पूछ दे किस राज्य में है तो भैया असम राज्य में। किस राज्य में है? असम में, है ना, असम में है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। भैया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है टोंस। कौन सी भैया? टोंस। टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस है गंगा की सहायक नदी, जबकि मानस, सुबनश्री और धनश्री किसकी सहायक नदी है? किसकी भैया? ब्रह्मपुत्र की है। आगे है, तीस्ता नदी किस राज्य के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। भैया तीस्ता नदी सिक्किम में स्थित है, यानी कि सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपसे पूछे तीस्ता नदी किस राज्य से निकलती है, तब सिक्किम राज्य से। तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछे कि जेमू ग्लेशियर या फिर जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है 40वां प्रश्न आपके लिए, कह रहा है कि किन दो नदियों के संयुक्त जलधारा को पद्मा कहते हैं। किन दो नदियों के संयुक्त जलधारा को पद्मा कहते हैं। भैया यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है आपका जमुना नदी। यानी जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना हो जाती है, और इधर से जब गंगा आती है, गंगा जब आपसे मिलती है, इससे जमुना से मिलती है, यानी कि गंगा जमुना जब मिलती है आपस में, चाहे गंगा जमुना रहे चाहे भागीरथी और जमुना रहे, है ना। भागीरथी क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा की धारा नीचे आ जाती है हुगली नदी के रूप में, तो आगे जब आगे जाती है तो भागीरथी के रूप में जाती है ना। तो भागीरथी और जब भागीरथी जमुना जब आपस में दोनों मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं भैया? पद्मा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न कह रहा है किन दो नदियों के संयुक्त जलधारा को मेघना नदी कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी आया बंगाल में, इसको बांग्लादेश में क्या कहें? जमुना कह दिए। इधर से आया भागीरथी नदी, यहाँ हुगली, और ये भागीरथी नदी इससे जब मिलता है, भागीरथी और जमुना जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है भैया? यह हो जाता है पद्मा नदी, मिट गया, यह हो जाता है पद्मा नदी। और जैसे ही पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो गया? पद्मा है। और इसी पद्मा नदी में मणिपुर से एक नदी निकल के आती है, बराक नदी। मणिपुर के मणिपुरी पहाड़ी से निकल के आती है बराक नदी, और जब बराक नदी मिलती है भैया किससे? पद्मा से, तब यह हो जाती है मेघना नदी। क्या हो जाती है? मेघना नदी। और मेघना नदी अंतिम रूप से अपना मुहाना कहाँ बना लेती है? बंगाल की खाड़ी में बना लेती है। ठीक है, आगे है 42वां नदी, कह रहा है कि मेघना नदी अंतिम रूप से अपना मुहाना कहाँ बनाती है। इसका उत्तर अभी में बताया भैया, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। आप लोग कमेंट दनादन करते रहे, जो प्रश्न आपको आया तुरंत फटाक से उत्तर करिए उसका, है ना। गलत सही करिए लेकिन करिए जरूर, इससे आपको ही फायदा होगा। कम से कम अगर आप गलत बताते हैं उसके बाद जब सही आता उत्तर, अरे आपको लगा अरे ये सही वाला, ये वाला सही था, हम तो इसको कर दिए थे, भला यही कर दिए, परीक्षा में नहीं किए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है और प्रश्न भी आपके सामने मिल जाते हैं ना। तो कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र अंतिम रूप से अपना मुहाना कहाँ बनाती है। तो भैया सिंधु नदी तंत्र अपना मुहाना अंतिम रूप से अरब सागर बनाती है। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ से निकलती सिंधु नदी और मिठानकोट में मिलने के बाद ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है भैया? पूरा संयुक्त रूप से मुहाना बनाती है अरब सागर में। कहाँ बनाती है? अरब सागर में। आगे है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। भैया गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से होता है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। जैसा कि जो हमारे ऑफलाइन वाले छात्र जो भी देख रहे हैं, हमने आपको बताया है कि भैया जो गंगा नदी है, गंगा नदी एक हिमालय से निकलती है, उसका नाम है सतोपथ हिमानी। उसके दोनों तरफ से निकलता है विष्णु गंगा और धौली गंगा, जिसके मिलने से क्या बनता है? अलकनंदा। तो ये जो अलकनंदा है, इसी प्रकार से अलकनंदा में ढेर सारी नदियाँ मिलती हैं। और ये जो अलकनंदा है ना, अंतिम रूप से अलकनंदा भागीरथी में आके मिलती है। किसमें?
अंतिम रूप से अलकनंदा भागीरथी नदी में आके मिलती है। किसमें? भागीरथी नदी में। और जब भागीरथी प्लस अलकनंदा ये दोनों देवप्रयाग में आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के संयुक्त नाम को क्या कह देते हैं हम लोग? गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गंगा नदी। अच्छा बताइए, इन दोनों में मुख्य नदी कौन है? भागीरथी नदी, क्योंकि भागीरथी नदी में अलकनंदा आके मिलती है, जबकि अलकनंदा में ढेर सारी छोटी बड़ी नदियां मिलकर के एक साथ आती हैं, भागीरथी मिलती हैं, यानी कि ये नदी भागीरथी में मिलती है। तो भागीरथी मुख्य नदी है। और भागीरथी कहाँ से निकल रही भैया? भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और जब भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है या फिर कहाँ निकलती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? आपका उत्तर हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? भागीरथी नदी, और भागीरथी गंगा की मुख्य नदी है। क्लियर है? सॉरी, भागीरथी को ही गंगा कहते हैं जब अलकनंदा इसमें मिल जाती है तब। ठीक है, ओके। आगे आपसे प्रश्न पूछता है, कई बार तो पूछा है कि किन दो नदियों के मिलन से गंगा नदी बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों को याद रखिएगा। आगे मैंने चर्चा किया, हालांकि आगे मैं चर्चा करूंगा फिर से। 45वां प्रश्न है। 45वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि किन दो नदियों की धाराओं के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है? तो भैया धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से, इन दो नदियों के मिलने से किसका नदी निर्माण होता है भैया? अलकनंदा नदी का। किसका? अलकनंदा नदी का। अब बात आती है कि धौली गंगा विष्णु गंगा निकलते कहाँ से है? तो ये दोनों निकलते सतोपंथ हिमानी से। कहाँ से भैया? सतोपंथ हिमानी से। ये सतोपंथ हिमानी है कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ भैया? उत्तराखंड राज्य में है। आइए आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पर। 46वां प्रश्न है कि अलकनंदा नदी में पिंडार नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा नदी में पिंडार नदी कहाँ आकर मिलती है? भैया पिंडार नदी है ना, ये जो पिंडार नदी है अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। इससे पहले जो धौली गंगा विष्णु गंगा था वो दोनों कहाँ मिल रही थी? धौली गंगा विष्णु गंगा आपस में विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और क्या नाम बन जाता है उनका? अलकनंदा बन जाता है। फिर इसी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में एक नदी आके मिलती है, पिंडार नदी। कौन सी भैया? पिंडार नदी। और देवप्रयाग में मिलती है भैया, देखिए जो अलकनंदा है, अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, उसके बाद आप उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। और ये जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में एक छोटी सी नदी आके मिलती है, नंद नदी। कौन सी भैया? नंद नदी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पर। 47वां प्रश्न कह रहा है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? भैया रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपको यह प्रश्न नहीं आ रहा है, तब कैसे करेंगे? कम से कम आपको 3 तो आना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जो पिंडार नदी है यह कर्णप्रयाग में आके मिलती है। किससे भैया? अलकनंदा में कर्णप्रयाग से आके मिलती है। भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है। नंद नदी नंद प्रयाग में आके मिलती है। बचा कौन भैया? मंदाकिनी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। कहाँ मिलती है भैया? रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। आज का अगला प्रश्न 48वां कह रहा है कि अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलती है? भैया अलकनंदा में भागीरथी नदी कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है। भैया जब अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है, देखिए अलकनंदा नदी में भागीरथी नहीं मिलती, भागीरथी में अलकनंदा मिलती है। किसमें? भागीरथी में अलकनंदा आके मिलती है। तो भैया इन दोनों कहाँ मिलते हैं? दोनों ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो इनकी संयुक्त जलधारा क्या कहलाने लग जाती है भैया? इनकी संयुक्त जलधारा कहलाने लग जाती है गंगा। और गंगा भैया भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात करेंगे इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद भी आराम से हो जाएगा ना। आइए आगे बात करते हैं 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न कह रहा है कि किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? मैंने बताया भैया, मैंने चर्चा किया है, तो ध्यान दीजिएगा। इधर कहाँ गया जी? अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? क्या बनता भैया? गंगा नदी बनता है। और भैया पद्मा नदी और बराक नदी मिलने से क्या बन जाता है? मेघना नदी बन जा रहा था। अभी मैंने बताया पीछे कि पद्मा नदी और बराक नदी जब आपस में मिलते हैं, पद्मा नदी और बराक नदी आपस में मिलते हैं तो मेघना नदी बन जाती है। जबकि धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलेंगे तब क्या बनते भैया? तब बनता है अलकनंदा नदी। ठीक, धौली गंगा विष्णु गंगा मिलने से अलकनंदा, पद्मा बराक के मिलने से मेघना, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न पर। 50वां प्रश्न कह रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है? भैया गंगोत्री ग्लेशियर जो है ना, यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। किसमें भैया? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कौन? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 51वां प्रश्न पर। 51वां प्रश्न है कि पहाड़ी भाग के बाद सबसे पहले हरिद्वार के मैदानी भाग में कौन सी नदी पहुंचती है? तो भैया गंगा पहुंचती है। कौन पहुंचती है? गंगा। कई बार आपसे पूछा है कि गंगा पहाड़ी क्षेत्र से निकलने के बाद सबसे पहले मैदानी भाग में किस जगह पहुंचती है? तो किस जगह पहुंचती है भैया? हरिद्वार पहुंचती है। किस जगह पहुंचती है? सबसे पहले हरिद्वार पहुंचती है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 52वां कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अभी हमने बताया भैया गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है भैया। तो 1365 किसकी है, गोदावरी नदी की लंबाई है। और जो 2500 है ना भैया, 2500 किलोमीटर, ये है आपका यहाँ हिमालय है ना, ये हिमालय है। ये हिमालय की लंबाई कितनी है भैया, हिमालय 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। हाँ, इस प्रश्न को हमने कल बताया था, हालांकि यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं नदी, तो नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी भैया, 2525 किलोमीटर है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं 53वां प्रश्न पर। 53वां प्रश्न कह रहा है भैया कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है भैया, तो भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। अब बात करेंगे किस किस राज्य में, तो भैया इसके आगे हमने चर्चा किया है। देखिए अगला प्रश्न क्या किया है कि निम्न में से किस राज्य से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर भैया ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित नहीं होती है। अगर भैया छत्तीसगढ़ से प्रवाहित नहीं होती है और गंगा नदी हमने बताया 5 राज्य से प्रवाहित होती है, तो 5 राज्य में 3 राज्य तो आपको मिल गया। कौन कौन सा भैया, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल मिल गया। यहाँ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तो मिल गया। लेकिन भैया निकलता कहाँ से, उत्तराखंड। 4 हो गया। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आता है 5, है ना। यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से कौन सा गुजरता है भैया, कौन गुजरता है, गंगा नदी गुजरता है। देखिए सबसे कम झारखंड से गुजरती है, एकदम जरा सा। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी या फिर ऐसे पूछे गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, झारखंड में है। ठीक है भैया। आइए आगे बढ़ते हैं 55वें प्रश्न पर। 55वां प्रश्न कह रहा है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश में। किसमें भैया, उत्तर प्रदेश में। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ देते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। जरा सा कमेंट करके बताएं आप लोग। तो चलिए फटाफट कीजिए। आगे है 56वां प्रश्न। टोटल 65 प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, बस 5-7 मिनट और, बस 5 मिनट और, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 4-5 मिनट और लेंगे। 56वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। भैया देखिए आयोग मानता है बिजनौर, और बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है और बलिया जिले में अंतिम में प्रवेश करती है। यानी सबसे, अगर बात करें उत्तर प्रदेश से, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो यूपी स्पेशल में आपसे कई बार पूछा गया, हालांकि इसके पहले वाले जो टीटी अभी पहले हुआ है उसमें भी आपसे पूछा था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो भैया यह है बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगर पूछिए गंगा नदी सबसे अंतिम में किस जिले में प्रवेश करती है, तो सबसे अंतिम में बलिया जिले में प्रवेश करती है। किसमें, बलिया जिले में। चलो यहाँ पर भी एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से गुजरती भैया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से राज्य ने जिला भैया, जिला। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है, ये आपको उत्तर करना है। फटाफट कमेंट करिए। 57वां प्रश्न है कि फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर भैया, तो फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर। बहुत ध्यान से जान लीजिए, इसको समझ लीजिए। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है, हुगली नदी पर। किस पर है भैया, हुगली नदी पर है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते 58वां प्रश्न पर। 58वां प्रश्न कह रहा है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। भैया दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। अब दामोदर नदी कहाँ निकलता है, हमने बताया कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। और यह मिल जाता कहाँ पे भैया, हुगली नदी मिलता है। कहाँ मिलता है, हुगली नदी में मिलता है। ठीक है। यानी दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। आगे है 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भैया गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। देखिए गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, उत्तराखंड से ऐसे निकलती है, ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक। तो जो कहाँ से गंगा नदी निकलती है उसी के पास एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और आती है, कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। तो भैया ये दाहिना, देखिए गंगा इधर से गुजरी है, ये ऐसे गुजरी है ना, गंगा इधर से आ रही है। तो भैया जब इधर जाएगी तो उसका जो दाहिना होगा नीचे तरफ होगा, और नीचे तरफ ही आके दाहिने तरफ ही आके कौन सी नदी मिलती है, एक नदी है यमुना नदी। और जो यमुना नदी है यह है, अगर आपसे पूछे कि दाहिने तरफ पर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तब भी यमुना होगा। या फिर कह दे पूरे के हिसाब से पूछे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तब भी आपका सही उत्तर क्या होगा भैया, यमुना नदी होगा। क्या होगा, यमुना नदी होगा। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, 60वां प्रश्न पर। 60वां प्रश्न है यमुना नदी गंगा में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है। भैया यमुना नदी गंगा में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है भैया, इलाहाबाद में मिलती है। किसमें, इलाहाबाद में। अब इसका नया नाम क्या है भैया, इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज है। क्या भैया, प्रयागराज है। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न कह रहा है
कि यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंज, देखिए तो बंदरपुंज लिख दिया है मेरा भाई, बंदरपुंज नहीं रहेगा, बंदरपुंछ रहेगा। क्या रहेगा भैया? बंदरपुंछ चोटी होता है ना, बंदरपुंछ चोटी होता है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ चोटी पर स्थित किस ग्लेशियर से होता है? हालांकि जो मैंने बंदरपुंछ चोटी लिखवाया है, हमने इसलिए लिखवा दिया है कभी अगर आपसे पूछ ले कि भैया यमुनोत्री ग्लेशियर से तो यमुना नदी निकलती है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आप धड़ाम दे कहेंगे भैया यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यमुनोत्री ग्लेशियर किस चोटी पर स्थित है, तो भैया किस चोटी पर स्थित है? बंदरपुंछ चोटी पर। किस पर है भैया? बंदरपुंछ चोटी पर स्थित है। और किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है ना, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसी के बगल में भैया है, एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री। गंगोत्री से निकलती भागीरथी, जो आगे क्या हो जाती है? गंगा हो जाती है। और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते 62वां प्रश्न पर। 62वां प्रश्न कह रहा है कि चंबल, बेतवा, केन नदियाँ किस नदी के माध्यम से अपना जल गंगा में गिराती हैं? देखिए वैसे तो चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध इन सभी नदियों को किसकी सहायक नदी माना जाता है? गंगा की। लेकिन ये लोग गंगा में डायरेक्ट अपना जल नहीं गिराती हैं। जो चंबल, बेतवा, केन है ना, ये अपना जल पहले कहाँ गिराती हैं? यमुना में। और इनमें भी एक नदी यहाँ पर जो काली सिंध देख रहे हैं, ये काली सिंध पहले चंबल में मिलती है। किसमें मिलती है? पहले चंबल में मिलती है। काली सिंध चंबल में मिल जाती है, फिर चंबल किसमें मिल जाएगा? गंगा में। फिर बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों कहाँ मिलती हैं? गंगा मिलती हैं। जबकि काली सिंध कहाँ मिल जाता है? चंबल मिलता है ना। यानी ये सभी नदियाँ संयुक्त रूप से अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? यमुना में। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी किसमें मिल जाता है? गंगा में। तो आपको पता ही है। तो भैया जब अंतिम रूप से गंगा मिल जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध किसकी सहायक नदी है भैया? किसकी है? गंगा नदी की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें कि निकलती कहाँ से, मिलती कहाँ से, देखिए मान लेते हैं यमुना नदी ऐसे आके मिलता है ना, ये गंगा है, यमुना मिल गया, तो चंबल, बेतवा, केन और यहाँ पे काली सिंध इस प्रकार से मिल जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 63वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा की सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी क्रम से कौन सी है? भैया गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। कौन सा भैया? महानंदा। और सबसे पश्चिमी है रामगंगा। क्या हम सही बता रहे हैं? उल्टा तो नहीं बता रहे हैं? एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। सही है भैया। देखिए गंगा नदी सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी सहायक नदियाँ क्रम से पूछा है, यहाँ पर इसका टोन उल्टा कर दिया है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी क्या है? महानंदा। सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। और सबसे पश्चिमी सहायक नदी क्या है भैया? रामगंगा। सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है रामगंगा। ठीक है, सबसे पूर्वी महानंदा और सबसे पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न कह रहा है भैया कि गंगा के दाहिने तट पर सीधे गंगा नदी में जल गिराने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है सोन और टोंस। देखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड से ऐसे निकलती है गंगा नदी। ठीक, हमने फिर बताया कि इसमें कौन से मिल जाता है? ये मिल जा रही है कौन? यमुना नदी। यमुना में चंबल, बेतवा, केन और काली सिंध नदियाँ मिल जाती हैं। बचती हैं दो और, सोन और टोंस। ये दोनों डायरेक्ट कहाँ के मिलते भैया? ये दोनों डायरेक्ट गंगा में आके मिलती हैं। जबकि ये चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध अपना जल पहले कहाँ गिरा रही हैं? अपना जल पहले गिरा रही हैं यमुना नदी में। ठीक है, जबकि सोन और टोंस कहाँ गिराती हैं भैया? सोन और टोंस डायरेक्ट गिरा रही हैं गंगा नदी में। ठीक है, डायरेक्ट गंगा नदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है भैया? किस राज्य कर दिए हैं हम? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? लगता है कल से पीडीएफ मुझे ही बनाना पड़ेगा, मेरा भाई थोड़ा बहुत गलती कर रहा है कहीं के प्रश्न में। हालांकि इतना तो कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपको, आप समझ जा रहे हैं, इतना बहुत है ना। देखिए गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस राज्य में होता है? किस जिले से होता है ना। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो उत्तर प्रदेश के भैया पीलीभीत जिले से होता है। किस जिले से होता है? पीलीभीत जिले से। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। और पीलीभीत जिले में भी किस झील से होता है? जरा बताएं, कमेंट करिए फटाक से। तो मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, सॉरी 2 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। बताइए पीलीभीत जिले के किस झील से निकलती है गोमती नदी? बताएं फटाक से। और तब तक जो लोग भैया, देखिए मेहनत आपके लिए हम बहुत करते हैं, हमारी मेहनत को ज़रा सा आप लोग भी सफल बनाइए। वीडियो को देखिए, वीडियो को पढ़िए, वीडियोस पढ़िए। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं फालतू चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को दे रहा हूँ। यदि आप कभी नहीं पढ़े हैं तो इस प्रकार देखिए, अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं ना, तो इससे पढ़ के आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे कोचिंग संस्थान संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। एक शाखा चलती है जलालपुर, एक शाखा चलती है परावगंज में, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पड़ता है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा हाँ, इसका कमेंट, इसका पीलीभीत जिले के किस झील से निकलते भैया? पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलता है। किससे? फुलहर झील से। तो मेरे प्यारे मित्रों,
आज का हो गया टोटल 65 प्रश्न है। और आज का जो हमारा मोटिवेशन था, अभ्यास से ही आती है पूर्णता। मेरे प्यारे मित्रों, अपने अभ्यास को जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। लगातार करते करते एक दिन पाएंगे आप एकदम बेहतर कंडीशन में हैं और आप अपने आप को सफल पाएंगे। ठीक है, तो अंतिम में एक बार पुनः कहेंगे कि जितने लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा भैया, शेयर कर दीजिए। और जब तक बैठे हैं, जब तक बातों सुन रहे हैं, तब तक लाइक या ठोक दो, है ना, लाइक तब तक कर दो, है ना। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस करते हैं। क्या गलत रहा, क्या सही रहा, क्या उचित रहा, क्या अनुचित रहा, जो कुछ भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से, हृदय की अनंतम गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया।